तो वी आर स्टार्टिंग विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी मतलब जो यूनियन टेरिटरी हैं, जिन्हें अंग्रेजों के समय पे चीफ कमिश्नरेट प्रोविंस कहा जाता था। एक्चुअली में अगर वे बैक ब्रिटिशर्स समय की बात करें तो 1874 में एक कंसेप्ट आया था कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो डायरेक्ट गवर्नर अपने प्रशासनिक जो ब्यूरोक्रेसी है, सिविल सर्वेंट है, उसके थ्रू मैनेज करेगा। उन प्रशासनिक और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स को शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट कहा गया। 1974 में उनका नाम शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट था। 1900 आते आते इनका नाम चीफ कमिश्नरेट प्रोविंस पड़ गया। और ब्रिटिशर्स के समय पे भी डायरेक्टली इन्हें रूल गवर्नर जनरल ही करता था। आज भी डायरेक्टली इन्हें अगर देखा जाए, इनको डायरेक्टली रूल जो है प्रेसिडेंट ही करते हैं विद द एड एंड एडवाइस फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो उस समय भी गवर्नर जनरल डायरेक्टली इन्हें रूल विद करता था। इसे चीफ कमिश्नरेट प्रोविंस कहते थे। 1956 तक इसका नाम चीफ कमिश्नरेट प्रोविंस ही रहा। लेकिन 1956 में एक एक्ट आया जिसका नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसने जो अष्टवाइल यानी संविधान जब बना था उस समय जो 4 तरह के स्टेट थे, उन 4 तरह के स्टेट्स को कन्वर्ट करके रीऑर्गेनाइज करके उन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बांट दिया। और उन चीफ कमिश्नरेट प्रोविंस को अब यूटी कहने लगे 1956 के बाद। जैसे अगर यहां पे देखें तो 4 तरह की स्टेट होते थे अगर 1956 से पहले की बात करें। पार्ट ए जहां पर ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल करते थे। पार्ट बी जहां पर आप देखें प्रिंसली स्टेट्स रूल करते थे, यानी हैदराबाद का निजाम, कश्मीर के डोगरा किंग्स हरि सिंह, जूनागढ़ के सुल्तान्स। तो यहां जैसे आपने देखा होगा पेप्सू स्टेट पटियाला वाला, जिसमें महेंद्रगढ़ तक का एरिया आता था, राजा पटियाला। तो ये सब पार्ट बी स्टेट में आते थे। पार्ट सी में जो आज का आप यूनियन टेरिटरी देखते हैं वो यूनियन टेरिटरी आते थे और इन्हें चीफ कमिश्नरेट प्रोविंस भी कहा जाता था उस समय। आज इसे यूटी कहा जाता है। और पार्ट डी में अंडमान और निकोबार की टेरिटरी आती थी। तो पार्ट सी और पार्ट डी को कन्वर्ट करके एक नया नाम दिया गया जिसका नाम था यूनियन टेरिटरी। और 1956 में ऐसा हुआ। फास्ट फॉरवर्ड करें तो ब्रिटिशर्स के समय और आज भी आर्टिकल 239 अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स के समय पे ही जो कार्य प्रणाली थी वही मैनिफेस्ट आजादी के बाद भी करी गई। और आर्टिकल 239 जो कि 1956 में ही डाला गया, ये वही बात रिपीट करता था जो ब्रिटिशर्स के समय पर होती थी। वो क्या बात थी? इसका कहना था कि जब तक पार्लियामेंट बाय लॉ, यानी जब तक संसद कोई नया कानून ना बनाए, तब तक हर यूनियन टेरिटरी को एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा बाय एक्टिंग टू सच एक्सटेंट एज ही थिंक्स फिट। थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर कौन होंगे? एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। टू बी अपॉइंटेड बाय हिम सच डेजिग्नेशन एज ही मे स्पेसिफाई। वो एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हो सकते हैं, जैसा कि उन्हें ठीक लगे। एवरीवन। और डायरेक्टली कौन एडमिनिस्ट्रेट करेंगे? प्रेसिडेंट। इसलिए आज भी चाहे जिन यूटीज में लेजिस्लेचर हो यानी विधानसभा हो, जैसे दिल्ली एंड पुडुचेरी, इनके चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आज भी अपॉइंट लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं करता। कौन करता है? लिखा हुआ है एवरीवन। कौन अपॉइंट करता है इन्हें? नॉट लेफ्टिनेंट गवर्नर। एवरीवन। उसके बाद ये कह रहा है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग इन पार्ट 4 जो हमने सेंट्रल स्टेट देखा, प्रेसिडेंट में अपॉइंट गवर्नर ऑफ स्टेट एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ए एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी वेयर अ गवर्नर इज सो अपॉइंटेड ही शेल एक्सरसाइज हिज फंक्शन एज एडमिनिस्ट्रेटर इंडिपेंडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसका कहना है कि हम एडजॉइनिंग स्टेट के गवर्नर को भी यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते हैं। जैसे पंजाब एंड हरियाणा
पंजाब एंड हरियाणा के जो गवर्नर थे, बहुत दिन तक वो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़ भी उन्होंने काम किया। अच्छा, जब वो एडमिनिस्ट्रेटर की तरह वर्क करेंगे तो उन्हें पंजाब या हरियाणा गवर्नमेंट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस नहीं लेनी पड़ेगी, वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करेंगे। नहीं समझ में आया? ये थोड़ा डिफिकल्ट। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी गवर्नर को किसी यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर भी बनाया जा सकता है, लेकिन जब वो गवर्नर किसी स्टेट का जो गवर्नर है उसे यूटी का अगर एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया तो वो एडमिनिस्ट्रेटर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है स्टेट की, उससे एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। सो ऑब्वियस है ये, वो इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे एवरीवन, क्योंकि वो किसने अपॉइंट करे हैं? यानी केंद्र सरकार ने। एवरीवन, फर्दर आगे आइए। तो यूनियन टेरिटरी में हमने ये देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी कैसे होगा। तो कैसे होगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी? बाय प्रेसिडेंट। आज हम यूनियन टेरिटरी की बात करें आफ्टर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, तो हमारी इंडिया में कितनी यूटीज है? 8 यूनियन टेरिटरी है। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। जहां जहां लेजिस्लेचर्स है उनके एडमिनिस्ट्रेटर को लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, और जहां जहां लेजिस्लेचर नहीं है उनके लेफ्टिनेंट को एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। तो एक बार लिख लो कौन कौन सी यूटीज है हमारे यहाँ। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर, इनके एडमिनिस्ट्रेटर का क्या नाम है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। लद्दाख, इसमें स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, फिर भी इनके एडमिनिस्ट्रेटर को लेफ्टिनेंट गवर्नर ही कहेंगे। नाम का डिफरेंस है, काम एक ही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। चंडीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। अंडमान निकोबार, इसमें भी लेफ्टिनेंट गवर्नर नाम है। नाम का डिफरेंस है भाई, ये अंडमान निकोबार में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। लक्षद्वीप में एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर। दादर एंड नगर हवेली में, दादर एंड नगर हवेली, दमन दीव, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, दमन एंड दीव, इसमें भी एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। ठीक है, ये 8 यूनियन टेरिटरी है। अच्छा, फर्दर मैं अगर आपको बात बताऊं, आउट ऑफ दीज यूनियन टेरिटरी, 8 यूनियन टेरिटरी है। इन 8 यूनियन टेरिटरी में से 2 यूनियन टेरिटरी में अभी हमारे यहाँ क्या है? लेजिस्लेचर है, जिसमें दिल्ली है और पुडुचेरी है। जम्मू कश्मीर में ऑन पेपर सरकार ने कहा है लेजिस्लेचर है, लेकिन अभी तक इलेक्शन नहीं कराए हैं। इलेक्शन जिस दिन हो जाएंगे उस दिन 3rd लिस्ट में जम्मू कश्मीर भी आप डाल दीजिएगा। अभी इलेक्शन नहीं हुए हैं तो हम उस पर कह नहीं रहे हैं। फर्दर अगर देखा जाए, कुछ स्टेट्स ऐसे भी थे जो पहले यूनियन टेरिटरी थी, उन्हें बाद में स्टेट्स बना दिया गया। जैसे इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? जैसे अगर आप देखें, मणिपुर पहले एक यूटी थी, बाद में क्या हो गया? ये स्टेट मणिपुर है। अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश लिख लो कौन कौन से पहले यूटी थी उसे बाद में स्टेट बना दिया गया। तो फर्स्ट लिखो मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पोर्टुगीज कॉलोनी थी ये बहुत दिनों तक, गोवा एंड मिजोरम। ये सब क्या थी पहले? यूटी। अब आज क्या है? ये स्टेट। फर्दर क्यों? आपको पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहिए, फिर हम आते हैं मेन अपने टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि क्यों यूनियन टेरिटरी बनाई जाती है, यानी फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ यूनियन टेरिटरी। किस किस कारण से यूनियन टेरिटरी बनाई जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी इंटरेस्टेड क्यों है यूनियन टेरिटरी बनाने में।
ठीक है, तो लिखो फैक्टर बिहाइंड क्रिएशन ऑफ यूनियन टेरिटरी। सबसे बड़ी बात पॉलिटिकल फैक्टर। अब जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ हरियाणा को भी चाहिए, चंडीगढ़ पंजाब को भी चाहिए, तो दोनों आपस में चंडीगढ़ के लिए लड़ेंगे। इससे अच्छा चंडीगढ़ को एक यूटी बना दो कि अब ना चंडीगढ़ सरकार देखेगी ना हरियाणा सरकार देखेगी, इसे केंद्र सरकार देखेगी। तो पॉलिटिकल फैक्टर, पहला कारण क्या है? पॉलिटिकल फैक्टर। नेक्स्ट है डिस्टिंक्टिव कल्चर, यानी बिल्कुल अलग तरीके का कल्चर जो और पार्ट्स ऑफ इंडिया से बिल्कुल अलग है। जैसे गोवा अगर देखेंगे, गोवा तो वहां पे पोर्टुगीज कल्चर है। गोवा का कल्चर एज कंपेयर टू इंटीरियर्स ऑफ इंडिया डिफरेंट है। समझ में है गोवा वालों? तो इंटीरियर्स ऑफ इंडिया से डिफरेंट है। पुडुचेरी देखेंगे तो फ्रेंच कॉलोनी रही है, उसका कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। दमन एंड दीव, अगेन दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, ये भी एक पुर्तगाली कॉलोनी रही है, पोर्टुगीज कॉलोनी रही है, इसका भी कल्चर ऑल टुगेदर डिफरेंट है। अंडमान निकोबार ले लीजिए, यहाँ पे ट्राइबल कल्चर है जो बिल्कुल ही डिफरेंट है फ्रॉम द मेनलैंड इंडिया। फर्दर अगर आप देखेंगे तो इस कारण से जो डिस्टिंक्टिव कल्चर है, जैसे गोवा का कल्चर है, इन्हें पहले यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। गोवा भी पहले यूनियन टेरिटरी थी, बाद में उसे स्टेट का दर्जा मिला। तो दिस इज डिस्टिंक्टिव कल्चर, बिकॉज ऑफ डिस्टिंक्टिव कल्चर वी हैव यूनियन टेरिटरी। थर्ड पॉइंटर स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस। क्या है थर्ड पॉइंटर? क्या है? स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस। स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस का मतलब कुछ यूनियन टेरिटरीज जो है बहुत स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दिल्ली में साउथ ब्लॉक में आर्मी भी बैठी है, नॉर्थ ब्लॉक में होम मिनिस्ट्री है पूरी, आर्मी का सिग्नलिंग सिस्टम, एयरफोर्स का सिग्नलिंग सिस्टम, सब कुछ नई दिल्ली में है। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि इस्लामाबाद अलग और रावलपिंडी अलग। इंडिया में दिल्ली में ही सारे आर्मी भी बैठी है, सरकार भी बैठी है, यानी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है इसकी। फिर अगर आप अंडमान निकोबार देखें तो यहाँ पर ट्राइलेटरल कमांड है, यानी एक ही पर्सन के नीचे एयरफोर्स, मिलिट्री और नेवी तीनों काम करती है। ट्राइलेटरल कमांड है अंडमान निकोबार में, तो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है। ऊपर से अंडमान और निकोबार एज वेल एज लक्षद्वीप एक आपने देखा होगा ओवरसी टेरिटरी है इंडिया की, तो स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है टू कंट्रोल बे ऑफ बंगाल एज वेल एज अंडमान सी। ये बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार और अरेबियन सी में लक्षद्वीप, दोनों स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटजिकली मतलब मिलिट्री के बेसिस पे, सिक्योरिटी के बेसिस पे। तो स्ट्रेटजिक बेसिस पे भी यूनियन टेरिटरीज बनाई जाती हैं। फर्दर बैकवर्डनेस, नेक्स्ट क्राइटेरिया है बैकवर्डनेस। जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप को आप बैकवर्ड है तो उन्हें एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, और वो एक्स्ट्रा केयर कहां से आ सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सबसे ज्यादा पैसा है। 100 रुपया में से 41 रुपए ही वो डिवेल्युएट करती है स्टेट्स को, तो मैक्सिमम पैसा किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो अगर बैकवर्डनेस को ठीक करना तो यूनियन टेरिटरी बना दी जाती है कितनी बार, जैसे हमने अंडमान निकोबार को बनाया, लक्षद्वीप को बनाया, आज लद्दाख को बनाया। डेवलपमेंट के बेसिस पे ही तो बनाया, जम्मू कश्मीर में उसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, है ना, इसे बना दिया हमने। नेक्स्ट आओ, तुम हंसी क्यों आ रही है तुम्हें? तो हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज की बात कर रहे थे, तो आर्टिकल लिख लो इसमें भी, आर्टिकल 239 टॉक्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज। नेक्स्ट आर्टिकल 239 ए। अब अगर देखा जाए नेक्स्ट, ये 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962 में डाला गया है,
यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद। ये पुडुचेरी की बात करता है, यानी पुडुचेरी को एक यूनियन टेरिटरी बनाता है विद लेजिस्लेचर। एवरीवन, यानी विधानसभा के साथ पुडुचेरी में एक लेजिस्लेचर होगा। तो क्या कह रहा है, क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और बोथ फॉर यूनियन टेरिटरी। इसका कहना है प्रेसिडेंट मे बाय लॉ क्रिएट यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। और पुडुचेरी में क्या होगा, नेक्स्ट आओ, अ बॉडी वेदर इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड, पार्टली इलेक्टेड फंक्शन एज ए लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन टेरिटरी। अब सुनो, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि वो कह रहा है कि यूनियन टेरिटरी में एक लेजिस्लेचर बॉडी होगी। बेटा यूनियन टेरिटरी में, यूनियन टेरिटरी जो पुडुचेरी की है उसमें एक विधानसभा होगी। क्या होगी, विधानसभा। और वो विधानसभा कैसी होगी, जिसमें कुछ लोग नॉमिनेटेड होंगे, कुछ लोग क्या होंगे, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड। दिल्ली में ऐसा नहीं है, दिल्ली में ऑल आर इलेक्टेड। पुडुचेरी में सम आर नॉमिनेटेड, सम आर इलेक्टेड। तो अगर पार्टली नॉमिनेटेड देखें तो यहाँ पर 3 नॉमिनेटेड आते हैं, 30 इलेक्टेड आते हैं, यानी जिनका इलेक्शन हो रहा है और इन्हें नॉमिनेट करा गया है। ठीक है, फर्दर 33, हाँ टोटल 33। नेक्स्ट, अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहाँ पे एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होगी। और विद सच कॉन्स्टिट्यूशन पावर एंड फंक्शन एंड ईच केस में बी स्पेसिफाई इन द लॉ, यानी जो लॉ बनेगा उसके बेसिस पे जो लॉ भी है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963, जिसमें पुडुचेरी की जो गवर्नमेंट है उसकी पावर डिफाइन की गई है। क्या नाम है उस लॉ का, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963, जिसमें पावर फंक्शन और कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन किया गया है। ये लिखा है ना, एज द केस मे बी स्पेसिफाई इन द लॉ। आगे चले, फर्दर एनी सच लॉ is referred to the clause 1 shall not be doomed to be amendment for the purpose of 368। इसमें यह भी गया कि ये लॉ कोई अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, इसे छोड़ो, ये इतना वो नहीं है। नेक्स्ट आओ, पुडुचेरी हो गया। अब पुडुचेरी पे कुछ चीजें समझो, इस लॉ में क्या लिखा है। यानी जो हमने गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट कहा 1963, उसमें क्या क्या लिखा है, लिख लो उस एक्ट में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963। इस एक्ट में यह भी लिखा है कि जो भी ये लॉ आएगा उस लॉ में कुछ भी ऐसा लिखा जाएगा, मान लिए ये कुछ एक्स्ट्रा पावर यूनियन गवर्नमेंट को दी गई जो कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन का प्रभावित भी करती है, फिर भी इस कॉन्स्टिट्यूशन का उसे अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। नहीं समझ में आई ये बात तो बोलो ना, नहीं आई। मतलब मान लो कुछ स्टेट लिस्ट की पावर है, जो स्टेट लिस्ट की पावर जो जानी चाहिए थी यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, वो स्टेट लिस्ट की पावर अगर मान लो सेंटर को भी दी गई, तो वो अगर ऐसी पावर किसी लॉ के थ्रू दी गई है तो वो लॉ आर्टिकल 368 का यानी अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे लैंड की, लॉ एंड ऑर्डर की पावर दिल्ली में भी केंद्र सरकार के पास है, लेकिन अगर वो 7th शेड्यूल देखोगे तो वो तो स्टेट की पावर है ना। लेकिन एक लॉ है जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जिसमें वो पावर वो सेंटर को मिलती है। तो ऐसे तो 7th शेड्यूल का अमेंडमेंट होना चाहिए ना, लेकिन संविधान लिख रहा है कि ऐसा कोई लॉ बनेगा तो वो संविधान का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, 368 नहीं माना जाएगा, संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। नहीं समझ में आया? चले नेक्स्ट हमने पुडुचेरी देखी। नाउ द स्पेशल प्रोविजन। अच्छा पहले तो ये एक्ट ही लिख लो, क्या क्या लिख रहा है इस एक्ट में। कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें भी हैं इसमें, जिसमें आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले तक किरण बेदी
लेफ्टिनेंट गवर्नर थी पुडुचेरी की और सरकार थी कांग्रेस की। बड़ा टसल हुआ। इवन किरण बेदी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसे बाईपास करके डिपार्टमेंट पे चली जाती थी। जितने भी जो सिविल सर्वेंट थे उनका प्रमोशन, उनका ट्रांसफ़र अपने बेसिस पे ही कर देती थी। तो लोगों ने पूछा है पुडुचेरी की सरकार क्यों बनाई है लोगों ने? अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर की सारी पावर है तो सरकार बनाने का क्या मतलब है? फिर तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही सारे काम कर दें। लोग बेवकूफ़ है जो अपने हाथ गंदा कर रहे हैं, बाएं हाथ गंदा ही तो कर रहे हो, क्या फ़ायदा उसका। खैर काफ़ी टसल रहा हुआ और टसल इस एक्ट के कारण हुआ। इस एक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ यूटी एक्ट 1963। कुल मिलाकर आप ये समझो कि जितना भी यूटी ऑफ पुडुचेरी है और उसका एडमिनिस्ट्रेशन है इस एक्ट के थ्रू ही होता है, यानी इस कानून के थ्रू ही होता है। इसमें सबसे पहले क्या कहा गया है? कहा गया है लेजिस्लेटिव असेंबली में 33 मेंबर्स होंगे, जिसमें से 3 नॉमिनेटेड होंगे, 30 इलेक्टेड होंगे। ठीक है, लिखते चलो, स्क्रिबल करते चलो। फर्दर ये कहा गया है जो चीफ मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसे कौन अपॉइंट करेगी? प्रेसिडेंट। हर यूटी में ऐसा ही होता है, चाहे दिल्ली हो, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे जो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं करता है अपॉइंट। ठीक, तो कौन अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट। मान लो हरियाणा गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर, नॉट प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन यूटी में कौन करेगा? बहुत अच्छा। नेक्स्ट, इसका सबसे कंट्रोवर्शियल जो सेक्शन है उसका नाम है सेक्शन 44। तो लिखो सेक्शन 44 ऑफ यूटी एक्ट 1963। क्या कहता है? इसका कहना है, सुनते रहो क्या कंट्रोवर्शियल है। इसका कहना है कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यूटी की बात करें, पुडुचेरी ले जाओ अपना दिमाग, काउंसिल ऑफ स्टेट मस्ट एड एंड एडवाइज गवर्नर। काउंसिल ऑफ स्टेट एड और एडवाइस करेगी किसे? गवर्नर को, सहायता करेगी। ठीक है, बट देयर आर सम डिस्क्रिशनरी पावर आल्सो अवेलेबल टू लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड ही सो एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशनरी पावर with the special responsibilities। अब प्रॉब्लम ये है, डिस्क्रिशनरी पावर लिखा है, जैसे अगर आप जाएंगे प्रेसिडेंट की भी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स है ना, हमने पढ़ी थी। गवर्नर की भी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है, जैसे हंग असेंबली होती है तो उसका डिस्क्रिशन है किस पार्टी को बुलाए टू प्रूव द मेजोरिटी, ये डिस्क्रिशनरी पावर है ना। यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर को डिफाइन ही नहीं करा गया। तो एनी पावर कैन बी, दिस इज द प्रॉब्लम। लिखो सेक्शन 44, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जल्दी जल्दी, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड टू एड एंड एडवाइज लेफ्टिनेंट गवर्नर। except with respect to his discretionary power। discretionary power is not defined in the law, और संविधान तो बात ही नहीं करता, it is not defined। ठीक, furthermore ये और कहा गया, सुनो और कंट्रोवर्सी, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है पुडुचेरी में, उसका चीफ मिनिस्टर है, उसने एड एंड एडवाइस करा लेफ्टिनेंट गवर्नर को टू टेक डिसीजन कि कोई फैसला लिया जाए। मान लो कोई भी हो सकता है, कोविड में कर्फ्यू लगाए ना लगाए, बहुत सारे डिसीजन होते हैं, लॉ को पारित करे या ना करे, कोई भी डिसीजन हो सकता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने इसे एडवाइस करा, अगर ये चाहे तो इसे प्रेसिडेंट के लिए क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट एसेंट के लिए, यानी प्रेसिडेंट के कंसर्न और एक तरह से कंकरेंस के लिए इसे जो बिल है या फिर कोई भी डिसीजन है उसे पेंडिंग रख सकता है। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी डिसीजन, स्टेट में ये जो पावर है ये लिमिटेड है वहाँ तक जहाँ पर
स्टेट की पावर सेंटर की पावर को वायलेट ना कर रही हो। यहां पर कोई भी पावर के लिए, कोई भी एक्ट के लिए, किसी भी बिल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहे तो प्रेसिडेंट असेंट के लिए उसे रख सकता है, प्रेसिडेंट चाहे तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं और रिजेक्शन को फाइनल रिजेक्शन माना जाएगा। ठीक है, तो लिख लो इस बात को भी। इफ देयर इज एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द चीफ मिनिस्टर एंड COM, बात एक ही है, चीफ मिनिस्टर एंड COM एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन रिफर any provision to the president, any provision any provision, ये लिखो to the president and the decision of president यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बात एक ही है, the decision of president is final, would be final, जो भी आएगा वो फाइनल होगा, would be final। आगे चलें। फर्दर मोर, नेक्स्ट, पुडुचेरी असेंबली किन किन पे लॉ बना सकती है? तो इसमें इस लॉ के बारे में कहा, ये यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 का कहता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो पुडुचेरी की है वो स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकती है, वो कंकरेंट लिस्ट पे लॉ बना सकती है। एवरीवन, किस पे बना सकती है? दिल्ली में, अगर दिल्ली की बात करें पर्टिकुलरली, तो दिल्ली गवर्नमेंट भी स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट पे लॉ बना सकती है, एक्सेप्ट 7th शेड्यूल का देखेंगे तो स्टेट लिस्ट का आइटम नंबर 1 जो लैंड है, आइटम नंबर 2 जो पुलिस है, आइटम नंबर 18 जो लैंड है, इसे छोड़कर पुडुचेरी के पास यानी पुडुचेरी गवर्नमेंट के पास इन 3 की भी पावर है जो दिल्ली गवर्नमेंट के पास नहीं है। एवरीवन, तो दोबारा सुनिए, सुनिए पहले दोबारा सुन लीजिए। यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ऑफ पुडुचेरी कैन मेक एनी लॉ ऑन स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इवन दिल्ली गवर्नमेंट यानी यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली कैन मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट एक्सेप्ट एंट्री नंबर 1 क्या है? पब्लिक ऑर्डर, एंट्री नंबर 2 पुलिस एंड एंट्री नंबर 18 जो कि लैंड है, इन्हें छोड़कर। और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी को इन 3 एंट्री की भी पावर है। समझ में आया? लिखिए। अरे लैंड, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर ये केजरीवाल के पास नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी दिल्ली सरकार हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है उसका इशू बहुत ज़्यादा उठाती है, देखा होगा आपने, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर यानी लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस इज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए फर्दर, इसमें यह भी कहा गया है कि कितनी बिल्स पे प्रायर सैंक्शन ऑफ LG यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर इज रिक्वायर्ड। दोबारा सुनिए, फ्रेम से चले गए थे बाहर, पानी पिला दिया। कहा गया है प्रायर सैंक्शन ऑफ LG टू द सर्टेन बिल्स इज रिक्वायर्ड। अब वो सर्टेन बिल्स क्या होंगे विदाउट डिफाइनिंग द सर्टेन बिल्स, तो लिख लो इस बात को भी, द प्रायर सैंक्शन ऑफ LG is required in introducing bill in the legislature, further
फर्दर ये और एक रूल नंबर, इसी में एक रूल बनाया गया जो पुडुचेरी को ही लेकर है, रूल नंबर 47 इस एक्ट का ही। रूल नंबर 47 कहता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहें तो वो ये रेगुलेट कर सकते हैं कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ पर्सन सर्विंग इन द यूनियन टेरिटरी इन द कंसल्टेशन विद चीफ मिनिस्टर। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहें तो वो जो डे टू डे की ब्यूरोक्रेसी होती है उसका नेचर ऑफ सर्विसेज, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग चेंज कर सकती है लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहे तो, विद द किसके कंसल्टेशन विद चीफ मिनिस्टर। तो क्या होता था, ये रूल बड़ा कंट्रोवर्शियल रूल है क्योंकि इस रूल के बेसिस पे किरण बेदी जो मैडम गई थी पुडुचेरी में, उन्होंने विदाउट कंसल्टेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर कितनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग खुद ही कर दी। हर डिपार्टमेंट में खुद चली गया, क्या कर रहा है, चल उधर चल। चीफ मिनिस्टर को बुरा लग गया, चीफ मिनिस्टर धरना बैठे हैं किरण बेदी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ। ये तो दुनिया है, हमारे भारत का डेमोक्रेसी है, ठीक, धरने पे बैठे हैं, मैं नहीं जा रहा जब तक किरण बेदी नहीं जाएगी। फाइनली किरण बेदी को रिकॉल करा यूनियन गवर्नमेंट ने सिटिंग एट दिल्ली, लेकिन यहाँ पे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी इस चीज़ को लेकर। तो मद्रास हाई कोर्ट में भी ये गया था कि भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर, भाई कंसल्टेशन लिखा है, इस कंसल्टेशन का क्या मतलब है, कनकरेंस है या खाली कंसल्टेशन है। कनकरेंस मतलब सहमति, कंसल्टेशन मतलब साला। तो मद्रास हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की एडवाइस लेना जरूरी है, ठीक है। फिर डिवीजनल बेंच मद्रास हाई कोर्ट पे ये डिसीजन गया, उन्होंने फिर ये दोबारा ओवरटर्न कर दिया। खैर किरण बेदी मैम को बुला भी नहीं गया फिर, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम साड्डा अपनी ईस्ट और वेस्ट। दिल्ली इज द बेस्ट। दिल्ली में है डायरकी, आधी पावर केंद्र सरकार के पास है, आधी पावर दिल्ली सरकार के पास है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो दोनों एक दूसरे को कहते हैं, क्योंकि पावर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर डिवाइडेड है। जब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर डिवाइडेड हो तब ये प्रॉब्लम होती है, चाहे अंग्रेजों के समय पर 1935 के एक्ट में ही देखें या 1919 के एक्ट में जो डायरकी आई थी। तो दिल्ली इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डायरकी, वेयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट एंड द यूनियन गवर्नमेंट। क्योंकि एक दूसरे को छीछा लेदर होगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कौन गलत है। अब सिंपल सी बात है, जैसे दिल्ली का अगर बात करें तो इसमें हमें पढ़ेंगे भी, अभी यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। दिल्ली में एंट्री नंबर 1 पुलिस ऑर्डर, एंट्री नंबर 2 पुलिस, ये पब्लिक ऑर्डर है, पुलिस है। एंट्री नंबर 18 जो लैंड है। देखा जाए तो इन तीनों के अंदर बहुत कुछ आ सकता है। जो एंसिलरी एक्टिविटीज है इनके अंदर बहुत सारी आ सकती है, नहीं आ सकती। लॉ एंड ऑर्डर में तो ये भी है कि सिनेमा घर में नेशनल एंथम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कोई कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है, नहीं हो सकता है ना कि नहीं। लैंड, एवरीथिंग डिपेंड ऑन द लैंड, हर चीज आ सकती है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये एम्बिट इतना बड़ा है कि वो टसल हमेशा रहेगी ही रहेगी। एंड सफरर वुड भी, जो हाथ गंदे करने वाले लोग हैं 5 साल में चले जाते हैं। अच्छा, इनका भी अलग हिसाब है। जब असेंबली के इलेक्शन होंगे तो पूरी मेजोरिटी आपको देंगे, और जब लोकसभा के इलेक्शन होंगे पूरे मेजोरिटी बीजेपी को देंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? असेंबली इलेक्शन में बिल्कुल ये, और विधानसभा के इलेक्शन, वो सॉरी ये लोकसभा के इलेक्शन में बिल्कुल ये। अब 70 सीटें हैं दिल्ली में, 70 में से मोस्टली केजरीवाल के पास जाती है। बड़े भैया हैं अपने, इसलिए प्यार में कह दिया ठीक है। अब 7 की बात करें, 7 अगर एमपी की बात करें तो 7 के 7 बीजेपी जीत जाती है यहाँ पर। ये क्या है भाई, दुनिया में कौन सी जगह ऐसा होता है? तो करो सफर
समझ में आया? अच्छा, 2014 से पहले लिटरली बात करी जाए तो 2014 से पहले ये टसल नहीं होती थी बिटवीन द दिल्ली गवर्नमेंट एंड द यूनियन। अब ये लोग विधानसभा में हरा देते हैं तो ये भी हार नहीं पचा पाते, ये लोकसभा में नहीं जीत पाते हैं तो ये भी हार नहीं पचा पाते। दोनों की टसल है बागर बिल्लो की। समझ में आया? दोनों हार को नहीं पचा पा रहे। और 2014 के बाद ही टीम टसल हुई है। अरे फिर वही बात, पढ़े लिखे से तो कुछ भी नहीं होता है। पहली बात तो ये है, ज्ञान का, एजुकेशन का पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, मैंने क्या कहा, पढ़ाई ग्रेजुएशन तो बिल्कुल नहीं है, उससे तो बहुत ऊपर हो गई है। ठीक है, पढ़ा लिखा उसे कहते हैं और ज्ञान उसे कहते हैं। अगर आप एक नदी देख रहे हैं, उसका पानी अगर आपको बस बहता पानी लग रहा है तो आप अनपढ़ हैं, लेकिन अगर आपके लिए वो जीवन है तो आप में इंटेलेक्ट है, आप पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं। इतना डिफरेंस है बस प्यारे, पढ़े लिखे और अज्ञानी में। ज्ञान कोई ग्रेजुएशन या डिग्री से नहीं आता, वो तो एक पैरामीटर है, बस एक पैरामीटर बना दिया, वो भी अंग्रेजों के बाद। उससे पहले ये पैरामीटर भी नहीं था। राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग मदरसों में पढ़े हैं भाई, प्रेमचंद मदरसों से पढ़ के आए हैं। तो उस बात की तो छोड़े हम कि ग्रेजुएशन क्या होती है, पर्टिकुलरली इंडिया की। चलें आगे, चलिए। तो ये तो फालतू की एक डिबेट है कि एजुकेशन का कोई पैरामीटर नहीं है, वो व्यवहार से झलकता है। ठीक है, चलिए आगे चलें। पढ़ कितना ही लो, लेकिन आपको इतना सेंस नहीं आया कि जिंदगी में क्या चीज इंपॉर्टेंट है। परिवार, दोस्त, या फिर गुची का बैग, तो आप मूर्खता की चरम सीमा पर हैं। ठीक है, और वो एक दिन आपको, गुची का बैग एक दिन आपको सॉलेस दे सकता है, 2 दिन दे सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आप अपने दोस्तों के साथ ही रहेंगे, अल्टीमेट आप अपने परिवार के साथ ही रहेंगे, अल्टीमेट आपके लिए हेल्थ ही इंपॉर्टेंट है, अल्टीमेट आपका ज्ञान ही आपका साथ देगा। दिस इज ऑल आर सेकेंडरी। ठीक है, और वो छपरी स्टाइल है फिर, और कुछ नहीं है। दीज ऑल आर छपरी फैन देन। चलिए, तो वी वर एट दिल्ली, आर्टिकल 239A जो कहता है स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली। ये कहता है एज फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन द 69th अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा? तो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली कब बनी है? द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली शैल बी कॉल्ड, एक्चुअली में यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली तो पहले ही थी, लेकिन 69 अमेंडमेंट एक्ट में से एनसीटी बना दिया गया, नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली, और भी एरियाज में इंक्लूड कर दिए गए। तो 69 अमेंडमेंट एक्ट यूनियन, और इसमें लेजिस्लेचर भी बना इसी एक्ट में, पहले लेजिस्लेचर नहीं होता था। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली शैल बी नोन एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी। तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी की हम जब भी बात करेंगे तो इट विल डेजिग्नेट एज यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। और इसका कौन होगा, कौन हेड होगा? हेड की बात मत करिए, इसमें एक प्रेसिडेंट अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर वर्क करेगा जिसका नाम क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। फर्दर ये कह रहा है आर्टिकल 2A कि देयर शैल बी लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा होगी। किसकी? किसकी होगी विधानसभा? दिल्ली की। और शैल बी फिल्ड बाय द मेंबर चूजिंग डायरेक्ट इलेक्शन, यानी डायरेक्ट इलेक्शन से आएंगे लोग, हाथ को गंदा करके वोट देंगे। समझ में आया? डायरेक्ट इलेक्शन होगा। फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी निर्वाचित जो कार्य क्षेत्र है, मतलब जो क्षेत्र है, निर्वाचित क्षेत्र है इन द एनसीटी, उससे चुन के आएंगे। कितने चुन के आएंगे? 70 आते हैं वैसे, 70 जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली एक्ट में निर्धारित है। 1991 में ये एक्ट भी आया था, और इसी का समय समय पे संशोधन होता है, जो 2021 में हुआ था, फिर सरकार ऑर्डिनेंस लेके आई। एवरीवन
आगे आइए, द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली यानी लेजिस्लेचर, द नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट, द डिवीजन ऑफ एनसीटी इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी and all the other function related to the functioning of legislator shall be regulated by law made by parliament. तो पार्लियामेंट डू हैव मेड अ लॉ, पार्लियामेंट ने यानी संसद ने दिल्ली को कितनी नंबर ऑफ सीट होगी लेजिस्लेटिव असेंबली में, कितनी सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व होगी, इन सब के लिए हमने लॉ बनाया है, जिस लॉ का नाम है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, नेशनल गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट सन 1991 1991। लिख लो चाहे इस एक्ट को। चले आगे, एक सेकंड रुकिए, होल्ड रखिए। काटना पड़ेगा यहाँ से। चलिए, कौन सा टाइम है, लिख लेना, टाइम बता देना मुझे। 12:03 बंद है। चलो नेक्स्ट आओ। कैसे आर्टिकल 239A का सब क्लॉज 3 ये कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल हैव पावर टू मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ एनसीटी with respect to any the matter enumerated in the state list or concurrent list। इसका कहना है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी किसी भी लिस्ट पे, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट की किसी भी लिस्ट पे क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है, एक्सेप्ट एंट्री 1 पब्लिक ऑर्डर, 2 पुलिस लैंड, इन्हें छोड़कर, एक्सेप्ट दीज मैटर्स। फर्दर इनसे रिलेटेड जो एंट्री 64, 65, 66 है, जहां तक ये एंट्री इस वाले क्लॉज से रिलेटेड होगी वहां भी ये लॉ नहीं बना सकते, वहां पे भी ये एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। यानी जहां तक रिलेटेड होगी, अगर रिलेटेड नहीं है तो लॉ बना सकते हो, अगर ये रिलेटेड है तो लॉ नहीं बना सकते। इन 3 एंट्री से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, इवन एंट्री 64, 65 एंड 66। एवरीवन, फर्दर nothing in subclause A shall delegate from the power of parliament under this constitution to make law with respect to any matter for union territory or part thereof। nothing in this clause shall derogate। अच्छा, कोई भी जो भी इन क्लॉज में लिखा है फिर भी पार्लियामेंट को, अच्छा बात ये है फिर भी एक्स्ट्रा पावर दी गई है, कोई भी क्लॉज जो इसमें लिखा है वो पार्लियामेंट की पावर
को कम नहीं कर सकता टू मेक एनी लॉ ऑन एनी मैटर इन दिस रिगार्ड। यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली पे चाहे तो यूनियन गवर्नमेंट किसी भी तरह का लॉ बना सकती है, इवन आउटसाइड ऑफ दिस मैटर। एवरीवन, यहां तक समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए। और अगर एक चीज और लिखा है इसमें कि कोई भी प्रोविजन लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है और उसके ऊपर उसी प्रोविजन पे अगर पार्लियामेंट ने भी लॉ बनाया है तो डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी लगेगी। इसका मतलब पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा ओवर द स्टेट लेजिस्लेचर। एवरीवन, डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी लगेगी। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्लॉज 4 239 AA। यूनियन टेरिटरी का कौन सा क्लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन में? 239 AA। तो ये कहता है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या कह रहा है? एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा कंसिस्टिंग नॉट मोर देन 10%, यानी 10% से ज्यादा नहीं। कितने होंगे टोटल मिनिस्टर? कितने हो सकते हैं? 10%। ये स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट से कितने मिनिस्टर निकल सकते हैं? 15%। लेकिन दिल्ली के लिए कितने हैं? 10%। यानी 70 MLA हैं तो कितने मिनिस्टर बन सकते हैं? 7। क्या बात है, तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। तो देयर शुड बी ओनली 10% ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो 70 है तो 7 मिनिस्टर बन सकते हैं। फर्दर, चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज in the exercise of his function in relation to matter with respect to which the assembly has power to make law, except in so far as by under any law required to act under his discretion। बात ये है कि जहां तक लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे वर्क करेंगे जब तक उनकी डिस्क्रिशन के लिए कोई एक्स्ट्रा लॉ नहीं होगा। समझ में आया? यानी मान लीजिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए कोई लॉ ही है जो उन्हें अलग से डिस्क्रिशनरी पावर देता है, जो कि अभी यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया भी, तो ये पावर किस पे चली जाएंगी? लेफ्टिनेंट गवर्नर पर। वो अपने डिस्क्रिशन पे एक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिशन मतलब सतह। क्या हुआ? क्या कम अगेन क्या बोला इन्होंने? हाँ वो अभी मैं आ रहा हूं, डोंट वरी, अभी आ रहा हूं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। द चीफ मिनिस्टर, यानी दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है, शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कौन अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट। एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड, यानी चीफ मिनिस्टर और उनके साथ अदर मिनिस्टर कौन अपॉइंट करेगा? ऑन द एड एंड एडवाइज ऑफ। अच्छा सुनो, ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। और बाकी के मिनिस्टर कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट, बट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। यानी चीफ मिनिस्टर बाकी के मिनिस्टर बताएंगे और प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, और प्रेसिडेंट उससे पहले चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। ठीक है, किस चीफ मिनिस्टर को? जिनकी सबसे ज्यादा पार्टी के MLA जीत के आए हैं, यानी जिसका बहुमत है। ठीक, नेक्स्ट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू, यानी COM जो है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल किससे होंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब एक चीज और, लास्ट आर्टिकल 8 पढ़ना है हमें। पहले 239A हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये लास्ट आर्टिकल क्या पढ़ेंगे हम? 239A 239A का क्लॉज 8। ठीक, यहां तक समझ में आ रहा सबको? एवरीवन? हाँ पीछे बेटा। क्या?
जो जरूरी नहीं है वो नहीं देखेंगे हम, अननेसेसरी। ये कह रहा है कि प्रोवाइडेड अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो लेफ्टिनेंट गवर्नर और मिनिस्टर में, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उसे प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं, और प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट किसके उस पर वर्क करेंगे, जो गवर्नमेंट कह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। फर्दर जैसा भी उन्हें ठीक लगता है उस पर वो डिसीजन ले सकते हैं, जो भी प्रेसिडेंट का मन हो। और ये कौन एड एंड एडवाइस के लिए रख सकता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो जबकि उसे ऐसा लगे कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर। ये बात कह रहा है। इतनी गवर्नर का डिस्क्रिप्शन होगा ना, अर्जेंट मैटर पे क्यों भेजा है अपना आदमी, यार। ठीक है, नेक्स्ट आए। फर्दर आर्टिकल 239A बी जो इंपॉर्टेंट है वो देखो जल्दी से। ये कह रहा प्रोविजन इन केस ऑफ फेलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। मान लो आपने 356 सुना है, प्रेसिडेंशियल रूल, स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, कि जब मान लो स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म के हिसाब से ना चल रही हो तो प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है, स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। या मान लो असेंबली में हंग असेंबली है, कोई भी आदमी को कोई भी पार्टी को बहुमत ना मिला हो, तो भी बहुमत ना मिला हो, मान लो विधानसभा में बहुमत ना मिला हो, तब भी स्टेट इमरजेंसी लग जाती है, प्रेसिडेंशियल रूल जिसे कहते हैं। अब ये कह रहा है कि किसी भी यूनियन टेरिटरी में जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक डाउन हो तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर है। तो ये कहता है कि इफ द प्रेसिडेंट इज ऑन रिसिप्ट ऑफ फ्रॉम द लेफ्टिनेंट गवर्नर और अदरवाइज इज सेटिस्फाइड that the situation has arisen in which the administration of NCT cannot be carried on in accordance with the provision of Article 239AA, ये यूटी दिल्ली की बात बता रहा है, और any law made in pursuant of that article, that the proper administration of NCT it is necessary or expedite to do so। यानी प्रेसिडेंट को अगर ऐसा लगता है कि 239AA के अलॉन्ग 239AA के अलॉन्ग अगर सरकार नहीं चल रही है, और ये कौन एडवाइस कर रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो वो स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, आ जाओ। ही कैन हैव स्टेट इमरजेंसी। फर्दर ये आर्टिकल 239 यानी सारी यूनियन टेरिटरी पे, और 239AA इस पे भी वैलिड होगा, पुडुचेरी पे भी और दिल्ली पे भी। बस इतनी बात कह रहा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि ऑर्डिनेंस, स्टेट लेजिस्लेचर चाहे यूनियन टेरिटरी हो चाहे दिल्ली हो, दिल्ली के लिए भी है, ये 239B दिल्ली पे भी लगता है। ठीक है, तो अगर दोनों पे लगता है, एनसीटी दिल्ली पे भी और इस पे भी, तो ये कह रहा है सिंपल सा है कि ये ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकते हैं अगर स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है, यानी विधानसभा अगर सेशन में नहीं है तो ये क्या हो सकता है, ये ऑर्डिनेंस, यानी ऑर्डिनेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, जल्दी, अध्यादेश ला सकते हैं। जो आर्टिकल 123 अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन गवर्नमेंट लाती है, स्टेट गवर्नमेंट लाती है अंडर 213, 123 एंड 213। ऐसी 239B के तहत यूनियन टेरिटरी में भी ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। कौन लाएगा, चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट लास्ट आर्टिकल रिगार्डिंग यूनियन टेरिटरी, ये कह रहे हैं, लास्ट आर्टिकल है ये यूनियन टेरिटरी का, वो ये कह रहा है द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशन फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरी। कह रहा है पावर ऑफ प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट की वो पावर टू मेक रेगुलेशन फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरी। इसका कहना है प्रेसिडेंट मेक रेगुलेशन फॉर द पीस, शांति, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस फॉर द यूनियन टेरिटरी।
यानी दुनिया की सारी चीजें, पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस में सब कुछ आ जाता है भाई, ठीक है। दुनिया की सारी चीजों के लेकर प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, रेगुलेशन बना सकते हैं। किस किस पे, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली एंड पुडुचेरी, तब तक जब तक पुडुचेरी का लॉ ना आ जाए। तो पुडुचेरी के लिए आज लॉ है और पुडुचेरी अब एक लेजिस्लेचर वर्क करता है, तो ये पुडुचेरी के लिए वैलिड नहीं है। समझ में आया? तो प्रेसिडेंट की टोटल होल सोल पावर किन किन को लेकर है, किन किन यूनियन टेरिटरी को है, अंडमान, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव। याद रखनी है बात, होल सोल फुल गैमेट ऑफ पावर है, ठीक है, कंप्लीट पावर है, कंप्लीट पावर है, ठीक है। तुम्हें नहीं आया है? चलो चलो ठीक है, जल्दी करो। आर्टिकल 240 ये कहता है द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशन टू सर्टेन यूनियन टेरिटरी। इसका कहना है कुछ यूनियन टेरिटरी है जिसके लिए प्रेसिडेंट के पास फुल पावर है। फुल पावर यानी अंडमान निकोबार देखें, लक्षद्वीप देखें, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव देखें। तो प्रेसिडेंट पीस, शांति, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नमेंट को लेकर कोई भी प्रोविजन या रेगुलेशन बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, यानी होल गैमेट ऑफ गवर्नेंस इन तीन को लेकर। पुडुचेरी पे अब ये वैलिड नहीं होता है क्योंकि पुडुचेरी की अपनी खुद की सरकार है, खुद का लेजिस्लेचर है। एवरीवन, चलिए ठीक है। अब इसे दिल्ली का केस देख लेते हैं एक बार, खत्म करते हैं।